पहले हमें पता है कि ये क्वेश्चन उस तरह सॉल्व हो सकता है, तो पहले स्ट्रक्चर बनाएंगे और फिर उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, पहले कैलकुलेटर निकालें और डबल चेक किया करें जब भी मैं क्वेश्चन सॉल्व किया करूँ। पहला सवाल है, बेस्ड ऑन दिस फिगर व्हाट इज द सेल्स रेवेन्यू फॉर द ईयर। हमें कुछ फिगर गिवन है और हमने फाइंड करनी है सेल्स रेवेन्यू। ठीक है, हमने क्या फाइंड करना है, सेल्स रेवेन्यू। अब अगर मैं आप लोगों को बता दूं कि एग्जामिनर जब भी आपसे सेल्स के बारे में पूछे तो सेल्स में 3 टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल हो सकती है। ठीक है, इस सवाल से हट के मैं आप लोगों को बता रहा हूँ 3 टर्मिनोलॉजीज इस्तेमाल हो सकती है। एग्जामिनर आपको कह दे क्रेडिट सेल फाइंड कर दे तो वो एक अलहदा चीज है। एग्जामिनर आपको कह दे कैश सेल फाइंड कर दे तो वो अलहदा चीज है। एग्जामिनर आपको कह दे सेल्स फाइंड कर दे तो ये तीसरी अलहदा चीज है। क्रेडिट सेल्स का कह दे तो वो रिसीवर अकाउंट से फाइंड होता है। कैश सेल का कह दे तो वो कैश अकाउंट से फाइंड होता है। सिर्फ सेल्स का कह दे तो इसमें आपने टोटल सेल्स लेना होगा। क्या करना होगा, टोटल सेल्स। टोटल सेल्स का मतलब है कैश सेल प्लस क्रेडिट सेल, कैश सेल प्लस क्रेडिट सेल्स। कभी कभार एग्जामिनर आपसे सिर्फ सेल्स के बारे में पूछ लेता है, वो मेंशन ही नहीं करता कैश सेल एंड क्रेडिट सेल्स, और आपको सिर्फ रिसीवेबल अकाउंट दिया जाता है। यानी वो मेंशन कर लेता है कि सिर्फ सेल्स फाइंड कर दे और आपको रिसीवेबल अकाउंट का डेटा दिया जाता है, तो रिसीवेबल के अकाउंट से तो सिर्फ क्रेडिट सेल्स आती है। तो बस फिर आपने समझ लेना है कि कंपनी सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट सेल करती है, वो कैश सेल करती नहीं। सेम फॉर द कैश सेल। अगर एग्जामिनर आपसे सिर्फ सेल्स का पूछ ले, सिर्फ सेल्स का पूछ ले और आपको कैश अकाउंट का डेटा गिवन हो जिससे आप सिर्फ कैश सेल ही फाइंड कर सकते हो, तो बस आपने समझ लेना है कि बिजनेस कभी क्रेडिट सेल्स करती नहीं, बस कैश सेल ही उसकी टोटल सेल्स है। ठीक है, इसके अलावा अगर आपको रिसीवेबल और कैश अकाउंट दोनों का डेटा गिवन है और एग्जामिनर आपसे पूछे कि सेल्स फाइंड करके दे रहे, क्या फाइंड करके दे रहे, सेल्स, तो फिर आपने दोनों को कंसिडर करना होगा, दोनों को कंसिडर करना होगा। और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस का डेटा अगर आपको गिवन है तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस में हमेशा टोटल सेल्स ही जाती है। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस में हमेशा टोटल सेल्स ही जाती है। ठीक है, कैश प्लस क्रेडिट सेल्स। ये बात समझ में आती है आप लोगों को? एक मिनट रुकिए। ओके, तो अभी हमने फाइंड करनी है सेल्स रेवेन्यू फॉर द ईयर। A business has compiled the following information for the year ended 31st October 20x2. Opening inventory, purchases, closing inventory. The gross profit as a percentage of sales is always 40%. क्या कहते हो, मार्जिन या मार्कअप? मार्जिन है कि मार्कअप? मार्जिन है। The gross profit as a percentage of sales, ठीक है, सेल्स कॉस्ट नहीं है, सेल्स, तो ये क्या है, मार्जिन है। तो सिंपल है कि जब हम सेल्स रेवेन्यू फाइंड करेंगे, प्रॉफिट और लॉस का डेटा गिवन है, तो सेल्स, कॉस्ट, प्रॉफिट। मार्जिन में सेल्स हमेशा 100%, प्रॉफिट आपको गिवन है 40, तो कॉस्ट कितना हो जाएगा, 60। कॉस्ट ऑफ सेल आप फाइंड कर सकते हो, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री, तो यहाँ से कॉस्ट ऑफ सेल आ जाएगी। नाइन फाइव टू 500, 952,500। अब जो वैल्यू आपको गिवन है उसके परसेंटेज पे डिवाइड कर दे, जो आपसे रिक्वायर्ड है उसके परसेंटेज से मल्टीप्लाई कर दे। ये मेरे पास आंसर आ रहा है 15,87,500, ऑप्शन बी। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था। ठीक है, आगे बढ़े। Which of the following calculation could produce an acceptable figure for a trader net profit for a period if no accounting records has been kept? अगर कोई अकाउंटिंग रिकॉर्ड नहीं है तो हम ट्रेडर की नेट प्रॉफिट किस तरह फाइंड करेंगे, हम ट्रेडर की नेट प्रॉफिट किस तरह फाइंड करेंगे? तो अभी अगर आप देख ले तो आपको क्लोजिंग नेट एसेट्स, ड्राइंग्स, कैपिटल इंट्रोड्यूस और ओपनिंग नेट एसेट्स यानी ओपनिंग कैपिटल गिवन है। तो सवाल है जो हमारा ओपनिंग कैपिटल प्लस कैपिटल इंट्रोड्यूस प्लस प्रॉफिट माइनस ड्राइंग इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल का, तो आपने क्या कर देना है, ठीक है, इससे
टाइम वेस्ट नहीं होता, आप कंप्लीट स्ट्रक्चर बना दें। ओपनिंग कैपिटल प्लस कैपिटल इंट्रोड्यूस प्लस प्रॉफिट माइनस ड्राइंग्स इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल। अभी अगर इसको हम अरेंज करेंगे तो प्रॉफिट इस साइड पर रह जाएगा, उस साइड पे चला जाएगा क्लोजिंग कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल उस साइड पे जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, कैपिटल इंट्रोड्यूस उस साइड पे जाके क्या हो जाएगी, माइनस, और ड्राइंग उस साइड पे जाके ऐड हो जाएगा। तो प्रॉफिट हम किस तरह फाइंड करेंगे, बिल्कुल ये तरीकेकार है, क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल माइनस कैपिटल इंट्रोड्यूस प्लस ड्राइंग। देख ले, क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग माइनस कैपिटल इंट्रोड्यूस माइनस ओपनिंग कैपिटल, ऑप्शन ए। Okay. Assuming that the cost of sale figure is correct, how much cash could the sale assistant have taken? आप इस तरह एज्यूम कर लें कि जो कॉस्ट ऑफ सेल की फिगर आपको गिवन है वो ठीक है, ठीक है, कॉस्ट ऑफ सेल की फिगर क्या है, ठीक है, तो कितना कैश सेल असिस्टेंट ने चुराया है, हमने वो कैश फाइंड करना है। A sole trader fixes his prices to achieve a gross profit percentage on sales revenue of 40%. Margin, markup नहीं है, margin है। All his sales are for cash. तमाम की तमाम सेल्स कैश पर ही होती है, यानी कैश सेल्स है। He suspects that one of his sales assistant is stealing cash from sales revenue. One of his assistant क्या है, फंसी है, ठीक है ना, आप इस तरह कह सकते हैं हमारा सीआर साहब है फाइन में गपले करता है, ठीक है, कैश चुराता है। अच्छा, फ्रॉम सेल्स रेवेन्यू, his trading account for the month of June 2023 as is follow। भाई अगर आप देख ले तो ऑलरेडी आपको सेल्स की फिगर गिवन है, रिकॉर्डेड सेल्स फिगर, लेकिन जो ट्रेडर भाई साहब है, जो ओनर भाई साहब है, उसको शक है कि मेरा जो असिस्टेंट है वो कैश चुरा रहा है, ठीक है। तो जब वो कैश चुराएगा तो कैश किधर से चुराएगा, जब वो कैश सेल करेगा, तो जब कैश सेल वो करेगा, कैश चुराएगा, तो क्या वो उसको रिकॉर्ड करेगा, नहीं करेगा ना। तो मतलब ये हुआ कि जितना कैश उसने यहाँ पर रिकॉर्ड नहीं किया, जितना कैश उसने रिकॉर्ड नहीं किया वो उसने चुराया होगा। अब वो आप किस तरह फाइंड करेंगे, वो आप फाइंड करेंगे कॉस्ट ऑफ सेल वाले फॉर्मूले से, ठीक है, जिसमें है सेल्स, सेल्स कॉस्ट प्रॉफिट। सेल्स हमेशा 100%, उसका मार्जिन है 40%, तो कॉस्ट कितना हो जाएगा 60%। कॉस्ट ऑफ सेल है 114,000 डिवाइडेड बाय 60 मल्टीप्लाई बाय, ये 6, अब मैं एक मिनट, डिवाइड बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 100, तो 190,000। मेरे पास जो रेवेन्यू की फिगर आ रही है बेस्ड ऑन द फॉर्मूला वो है 190,000, ऐसा है। सेल असिस्टेंट ने रिकॉर्ड कितना किया है, तो इन दोनों में जो फर्क होगा वो चोरी का होगा, विच इज 8,400, ऑप्शन। समझ या नो समझ, ठीक है। अच्छा, यूजिंग दिस इंफॉर्मेशन व्हाट इन्वेंट्री लॉस हैज अकर्ड। भाई हमने इंफॉर्मेशन ये वाली इस्तेमाल करनी है और साथ में ये बताने की कितनी इन्वेंट्री लॉस हो चुकी है। अब जब भी आपके पेपर में सवाल आ जाए इन्वेंट्री लॉस का, या वो आपको कह दे कि इन्वेंट्री कितनी डिस्ट्रॉय हो चुकी है, इन्वेंट्री कितनी डैमेज हो चुकी है, इन्वेंट्री कितनी थेफ्ट हो चुकी है, इनमें से कोई भी सवाल आ जाए, मतलब कोई भी रिक्वायरमेंट हो, इन्वेंट्री लॉस हुआ है, इन्वेंट्री डैमेज हुई है, इन्वेंट्री डिस्ट्रॉयड हुई है, इन्वेंट्री थेफ्ट हुई है, तो आपने उस इन्वेंट्री को फाइंड करने के लिए दो तरीके आजमाने हैं। सबसे पहला ये है कि आपने दो कॉस्ट ऑफ सेल फाइंड करने हैं। क्या फाइंड करने हैं, दो कॉस्ट ऑफ सेल।
अब आप ये कहेंगे कि सर दो कॉस्ट ऑफ सेल किस तरह फाइंड होते हैं, तो एक आप कॉस्ट ऑफ सेल फाइंड करेंगे फॉर्मूले से। कौन सा फॉर्मूला? ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। एक कॉस्ट ऑफ सेल आप फाइंड करेंगे मार्जिन और मार्कअप वाले तरीके से। एक कॉस्ट ऑफ सेल आप फाइंड करेंगे मार्कअप और मार्जिन वाले तरीके से। जब भी सवाल आ जाए कि भाई इन्वेंट्री कितनी लॉस हो चुकी है, इन्वेंट्री कितनी डिस्ट्रॉय हो चुकी है, इन्वेंट्री कितनी डैमेज हो चुकी है, इन्वेंट्री कितनी चोरी हो चुकी है, तो उसके लिए आपने दो कॉस्ट ऑफ सेल फाइंड करने हैं। एक कॉस्ट ऑफ सेल फॉर्मूला जो प्रॉफिट और लॉस वाला फॉर्मूला है, पीएनएल वाला फॉर्मूला, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। एक कॉस्ट ऑफ सेल आप फाइंड करेंगे मार्जिन और मार्कअप वाले फॉर्मूले से, ठीक है। मार्जिन या मार्कअप आपको गिवन होगा, फिर दोनों को आपस में कंपेयर करेंगे, दोनों में जो डिफरेंस आएगा वो डिफरेंस आपका आंसर हो जाएगा। वो डिफरेंस होगा इन्वेंट्री लॉस, इन्वेंट्री डैमेज, इन्वेंट्री डिस्ट्रॉयड या इन्वेंट्री थेफ्ट। दोनों में जो डिफरेंस होगा वो आपका बन जाएगा वही वाला आंसर, ठीक है। अब देखते जाए। A sole trader fixes her prices by adding 50% on the cost of all goods purchased, markup है, ठीक है, मार्जिन ये मार्कअप है। On 31st October 20x3, a fire destroyed a considerable part of the inventory and all inventory record. इन्वेंट्री भी डिस्ट्रॉय हो गई और साथ में तमाम के तमाम इन्वेंट्री रिकॉर्ड भी जल गई। Trading account for the year ended 31st October 2003 include the following figure. सेल्स की फिगर गिवन है, साथ में आपको ओपनिंग इन्वेंट्री गिवन है, परचेजेस गिवन है, क्लोजिंग इन्वेंट्री गिवन है। आप जरा इसकी एडजस्टमेंट करें, आपके साथ आंसर 228 200 आ रहा है कि नहीं, ये जरा चेक कर ले। 183 600 प्लस 249 200 माइनस 204 600, सही आंसर आ रहा है 228 200, इस तरह है। अब कभी अभी तो एग्जामिनर ने आपको कैलकुलेट करके दिया हुआ है कॉस्ट ऑफ सेल, किसी भी सवाल में कॉस्ट ऑफ सेल कैलकुलेट करके नहीं दिया होता तो फिर आप इसी फॉर्मूले से कैलकुलेट करेंगे खुद ही, ठीक है। इसमें ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ है एग्जामिनर ने, किसी सवाल में हो सकता है ना हो, तो फिर आप लोगों ने खुद कैलकुलेट करना होगा उसे। अब हमने एक कॉस्ट ऑफ सेल का फाइंड करना है मार्कअप वाले फॉर्मूले से, क्योंकि हमें मार्कअप गिवन है, तो मार्कअप आपने किस पे लगाना है, सेल्स के ऊपर। 281 250 डिवाइडेड बाय, तो अगर मैं लिख दूं सेल्स कॉस्ट प्रॉफिट, इसमें कॉस्ट हमेशा 100 प्रॉफिट 50, तो सेल्स कितना हो जाएगा, जो जो वैल्यू आपको गिवन है उस पर डिवाइड कर दे, जो रिक्वायर्ड है उससे मल्टीप्लाई कर। 187 500। अब इन दोनों में जो डिफरेंस होगा वो क्या बन जाएगा आपका, इन्वेंट्री डिस्ट्रॉयड व्हिच इज 40 कोई शक? अब ये एक सवाल है जो दो रिक्वायरमेंट्स के लिए है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं रिक्वायरमेंट पढ़ूंगा दोनों सवालात की। बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन what figure should appear in a statement of comprehensive income for the year ended 30th November 2003 for sales revenue? comprehensive income मतलब प्रॉफिट और लॉस एंड comprehensive income, ठीक है। तो एक हमने सेल्स रेवेन्यू फाइंड करनी है और दूसरे में हमने फाइंड करनी है परचेजेस। एक में रेवेन्यू, दूसरे में परचेजेस। A is a sole trader who does not keep full accounting record. The following detail relate to her transaction with credit customer and suppliers for the year ended 30th November 2003 और given। तो सेल्स फाइंड होगी रिसीवेबल के अकाउंट से और परचेजेस फाइंड होगी पेएबल के अकाउंट से। तो यहाँ पर हम बना लेंगे। ये रहा रिसीवेबल, ये रहा पेएबल। अच्छा, ट्रेड रिसीवेबल ओपनिंग बैलेंस इज 130,000 and payable opening balance is 60,000.
इसको मैं थोड़ा सा जूम आउट कर दूंगा। ठीक है। अब उसके बाद कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर 686,400। तो कैश रिसीव जितना भी होगा वो रिसीवेबल के अकाउंट में जाता है क्रेडिट साइड पर, सो 686,400। उसके बाद कैश पेड टू सप्लायर इज 302,800। तो कैश पेमेंट पेएबल में डेबिट साइड पे रिकॉर्ड होती है 302,800। उसके बाद डिस्काउंट अलाउड कौन से अकाउंट में जाएगा? रिसीवेबल। डिस्काउंट अलाउड 1,400। उसके बाद है डिस्काउंट रिसीव्ड 2,960। उसके बाद बैड डेट एक्सपेंस amount due from customer who is also a supplier offset against an amount due for goods supplied by him। amount due from a customer who is also a supplier। कॉन्ट्रा की बात हो रही है। कॉन्ट्रा कितनी है? ठीक है। उसके बाद ट्रेड रिसीवेबल का क्लोजिंग बैलेंस जो है वो है 181,000 और पेबल का जो क्लोजिंग है वो है 84,000। अभी एज अ बैलेंसिंग फिगर यहाँ पर सेल्स आ जाएगी हमारे पास और यहाँ पर परचेजेस। कितनी आ रही है? 744960। यही आंसर है। और पेबल परचेजेस का चेक कर ले। 331,760। क्लियर है सबको ये वाला? अच्छा। अच्छा, अगला सवाल। बेस्ड ऑन दिस इंफॉर्मेशन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री लॉस्ट? हमने क्या फाइंड करना है? इन्वेंट्री लॉस्ट। तो जब भी आपने इन्वेंट्री लॉस, इन्वेंट्री डैमेज, डिस्ट्रॉयड, थेफ्ट जो भी है तो उसके लिए क्या चाहिए आपको? टू कॉस्ट ऑफ सेल्स। एक फार्मूला, एक मार्कअप एंड मार्जिन, दोनों फार्मूले, लेकिन फार्मूला में ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री को बोलता हूँ। A fire on 30th September 2018 destroyed some of a company inventory and its inventory records. The following information is available. Inventory at 1st September 2002 opening inventory है 318,000। सेल्स की फिगर है 612,000। फिर परचेजेस की है 412,000। उसके बाद इन्वेंट्री एंड पे है 214,000। ये है क्लोजिंग इन्वेंट्री। ये है ओपनिंग, ये है परचेजेस, ये है क्लोजिंग। And standard gross profit percentage on sales is 25%. So it is margin. So divided by 100, multiply by 75. It is 516,000। और इधर जो है 459,000 और डिफरेंस इज 57,000। ऑप्शन बी।
अच्छा, ये अब ये वाला सवाल, हाउ वाज इट्स प्रॉफिट फॉर द ईयर, आपने क्या फाइंड करना है, प्रॉफिट। अच्छा, a business bank balance increased by 750,000 during its last financial year. During the same period, it issued share of 1 million and repaid a loan note of 750,000. It purchased non-current asset for 200,000, charged depreciation of 100,000. Working capital other than bank balance increased by 575,000. आप लोग शहजादे बन रहे थे ना, मुझसे पहले पहले जा रहे थे, अभी सारा सॉल्व करके देखा, प्रॉफिट फाइंड करके दिखाया अभी। चले, शाबाश, बैंक बैलेंस इंक्रीज हुआ, शेयर्स इशू हुए, लोन पे कर दिया, नॉन करंट एसेट खरीद लिया, वर्किंग कैपिटल इंक्रीज हुआ, प्रॉफिट फाइंड करके दे। चले, शाबाश, वेरी गुड, जल्दी करें। कोशिश को भेज, फाइंड करके दो, शाबाश। अरे बड़े तगड़े बन रहे थे, मुझसे आगे आगे जा रहे थे, हाँ। करवाओ सॉल्व अभी। हाँ, फंसी, कितने मार्क्स है फिर तुम्हें, 88। हाँ, आप जितने भी हथकंडे आजमाओ ना, ये आप सॉल्व कर ही नहीं सकते, ठीक है ना, क्या नहीं कर सकते, ठीक। थोड़ी देर में आप मेरी तरफ से आधा घंटा ले ले करके दिखाएं। ये सॉल्व कर ही नहीं सकते। अब मुझे, मैं आपको रीजन बताऊं, क्योंकि ये वाला एरिया अभी तक हमने पढ़ा ही नहीं है। ये ये आप सॉल्व करोगे स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो से, ठीक है ना, ये सॉल्व होता है स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो से, ये कैश फ्लो का सवाल है, ठीक है ना। तो अगर मैं आपको घंटे भी दे दूं ना, तो आप इसको सॉल्व नहीं कर सकेंगे, क्योंकि अभी तक हमने ये पढ़ा नहीं है, ठीक है। मैं आप लोगों के सामने सॉल्व करवाऊंगा थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट देके, ठीक है। उसके बाद रिकॉर्डिंग आपके साथ पड़ी रहेगी, जब हम कैश फ्लो पढ़ लेंगे, जब आप ये इस सवाल की तरफ आएंगे, तो आपको खुद ब खुद समझ आ जाएगी कि सर ने इसको किस तरह सॉल्व किया है। देखिए, कैश फ्लो जो होती है ना, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस, ये दोबारा मैं आप लोगों को सिखाऊंगा। प्रॉफिट और लॉस बनती है एक्रूवल कॉन्सेप्ट के ऊपर, ठीक है। कैश फ्लो बनती है कैश कॉन्सेप्ट के ऊपर, प्रॉफिट और लॉस बनती है एक्रूवल कॉन्सेप्ट के ऊपर, कैश फ्लो बनती है कैश कॉन्सेप्ट के ऊपर। कैश आया, कैश फ्लो में ऐड कर लो, कैश गया, कैश फ्लो से माइनस कर दो। और कैश फ्लो बनती है थ्री हेडिंग्स पर, एक होती है ऑपरेटिंग एक्टिविटी, एक उसकी होती है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, और एक होती है फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास कैश फ्लो आ जाती है, तो वो होती है इंक्रीज और डिक्रीज इन कैश फ्लो। मतलब तीनों एक्टिविटीज की जब हम कैश फ्लो आपस में ऐड कर लेंगे, सब्ट्रैक्ट ऐड सब कुछ एडजस्टमेंट कर लेंगे, तो अगर नेगेटिव में आया तो डिक्रीज इन कैश फ्लो होगा, अगर पॉजिटिव में आया तो हम कहेंगे कि हमारे पास कैश फ्लो इंक्रीज हुआ है। तो अल्टीमेटली आपको ये जो गिवन है ना कि बिजनेस बैंक बैलेंस इंक्रीज बाय 750, इसका मतलब ये है कि जो कैश फ्लो एंड आया है वो 750 से इंक्रीज हुआ है, यानी 750,000 पॉजिटिव है, ठीक है। अगर डिक्रीज लिखा होता तो हम 750 को नेगेटिव में कर लेते हैं। अब आपसे पूछी गई है प्रॉफिट,
स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो स्टार्ट होती है ऑपरेटिंग प्रॉफिट से, तो ये रिवर्स कैलकुलेशन है। क्या है? रिवर्स कैलकुलेशन है, क्योंकि ये स्टार्ट होती है ऑपरेटिंग प्रॉफिट से। ये बात समझ में आती है आप लोगों को? कहां से स्टार्ट होती है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट से। अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट, फिर ऑपरेटिंग प्रॉफिट में आप ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को ऐड माइनस कर लोगे, ठीक है, उसमें के बाद इन्वेस्टिंग को प्लस माइनस कर लोगे, उसके बाद फाइनेंसिंग को प्लस माइनस कर लोगे, तो आपके साथ ये वाला आंसर आ जाएगा। अभी आपको नीचे वाला आंसर गिवन है, आपसे ऊपर वाली पूछी गई है, तो तरीकेकार क्या होगा देखिए। ड्यूरिंग द सेम पीरियड इट इशूड शेयर्स ऑफ $1 मिलियन। जब कंपनी शेयर इशू करती है, पैसा आता है कि जाता है? आता है। तो और जब शेयर इशू करती है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी है कि इन्वेस्टिंग है कि ऑपरेटिंग है? फाइनेंसिंग। मैंने कहा था फाइनेंसिंग के दो तरीके हैं, लाइबिलिटी इक्विटी। लाइबिलिटी इक्विटी तो इट इज अ फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो यहाँ पर मैं 1 मिलियन प्लस में लिख दूंगा। लिख लिया। उसके बाद हमने लोन पे किया। लोन पे करना फाइनेंसिंग एक्टिविटी, लोन से रिलेटेड जितनी भी बातें फाइनेंसिंग। हमने पे किया, कैश गया कैश आया? गया। तो जब गया तो क्या करेंगे? माइनस करेंगे। ठीक है। उसके बाद हमने नॉन करंट एसेट खरीदा। जब नॉन करंट एसेट खरीदेंगे तो ये हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ना, तो जब खरीदेंगे पैसा आएगा कि जाएगा? जाएगा। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में हम क्या कर लेंगे? 200,000 को माइनस कर लेंगे। उसके बाद चार्ज डिप्रिसिएशन ऑफ 100,000 को ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में ऐड कर लो। और फिलहाल इस कॉन्सेप्ट को भूल जाओ कि डिप्रिसिएशन से तो ना कैश आता है ना कैश जाता है। तो सर आपने कैश फ्लो में इसको प्लस क्यों किया, तो ये मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। इस पे अभी बहुत टाइम लगेगा। और वर्किंग कैपिटल जो है वो भी इंक्रीज हुई है, तो इसको माइनस कर दो। इसके बारे में भी समझाऊंगा कि रिसीवेबल बढ़ता है, इन्वेंट्री बढ़ती है, तो इससे कैश फ्लो कम हो जाती है, क्योंकि रिसीवेबल में पैसा टाइड अप होता है। जब आप इन्वेंट्री ज्यादा खरीदते हो ना, तो पैसा उसमें बंधा हुआ होता है, तो इसलिए हम इसको क्या करेंगे? माइनस। अब इसकी रिवर्स कैलकुलेशन करो और प्रॉफिट की फिगर फाइंड करो। कर ले रिवर्स कैलकुलेशन, शाबाश। रिवर्स कैलकुलेशन का तरीका था ना, 750 नीचे आएगा, इसी तरह 200 नीचे आके प्लस हो जाएगा, 1 मिलियन नीचे आके माइनस हो जाएगा। ठीक है ना, रिवर्स कैलकुलेशन में 575,000 नेगेटिव में। क्या आ रहा है? ठीक है। बस अगर इसकी आपको समझ में नहीं तो इसको इग्नोर कर दें। बाकी जब कैश फ्लो पढ़ लेंगे दोबारा, आप ये रिकॉर्डिंग देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। अच्छा, अब ये वाला सवाल तो सोल्व करके दे दे, बड़ा आसान है। His capital at 1st April 2007 was 6,500. What was his capital at the end of the year? ये तो अभी आसान है। हाँ, चल फाइंड करके दे रहे शाबाश। आप दोनों जाकर पीछे बैठ जाओ, शाबाश। तुम आगे आ जाओ, तुम दोनों पीछे जाओ, शाबाश शाबाश। खामोशी के साथ, नो डिस्कशन।
क्वेश्चन सॉल्व करो। सवाल बात आवड़े में कोई ये क्या आंसर आया? मुबीन आप किधर सॉल्व कर रहे हो? किधर है आपका पेज? पेंसिल किधर है? गलत लिखा हुआ है। अच्छा, मतलब किट वर्ड से गलती हुई है। अच्छा, ठीक है ठीक है। कितने मार्क्स है आपके? 88 ना? आप चैलेंज कर सकते हो। क्या आंसर है? 38530। जबरदस्त। 383930। रमजेब जी टॉपर। क्या आंसर आ रहा है? जी दिखाओ सर आपका आंसर। इसके लिए क्लैपिंग कर ले थोड़ी। ऑप्शन सी 38930। जबरदस्त। करवाता हूँ मैं अभी। जब आप क्लोजिंग कैपिटल फाइंड करोगे तो क्लोजिंग कैपिटल किस तरह आएगा? देखिए, आपको ओपनिंग कैपिटल गिवन है 6500। ऐसा है। कैपिटल इन्वेस्टमेंट से कैपिटल बढ़ता है, प्रॉफिट से भी कैपिटल बढ़ता है, ड्राइंग से कैपिटल कम होता है, और आपके पास आखिर में क्लोजिंग कैपिटल आ जाएगा। क्या आपको प्रॉफिट गिवन है 32,500? चले भाई, प्रॉफिट मैंने ऐड कर दिया 32,500। ऐसा है। दिस फिगर वाज आफ्टर डिडक्टिंग $100 पर वीक वेजेस फॉर हिमसेल्फ। उसने ड्राइंग्स रिकॉर्ड करने थे, गलती से उसने प्रॉफिट को कम कर दिया, एक्सपेंस रिकॉर्ड कर दिया। ऐसा है। ड्राइंग्स रिकॉर्ड करने थे, उसने क्या रिकॉर्ड कर दिया? एक्सपेंस। अब अगर आप थोड़ा सा अपना अकल इस्तेमाल कर लेना, जो मैं बार बार कह रहा हूँ, अल्लाह ताला ने आप लोगों को दी हुई है, ठीक है ना, ये अकल। अगर आप उसको थोड़ा सा इस्तेमाल कर लें, अगर आप एक्सपेंस को दोबारा, लेट से फॉर एग्जांपल, एक साल में कितने वीक होते हैं? 52। तो 5200 उसकी ड्राइंग्स हो जाएगी, ठीक है ना। इस 5200 को ड्राइंग्स के बजाय उसने क्या ऐड कर दिया? एक्सपेंस। गलत किया है। एक्सपेंस से प्रॉफिट कम हुआ होगा, तो जब मैं इसको दोबारा प्रॉफिट में ऐड करूंगा और एज ए ड्राइंग से माइनस करूंगा, तो क्या कैपिटल पर कुछ असर पड़ेगा? तो मतलब क्या आप इसको क्या कर दें? इग्नोर कर दें। भाई गलती किया है ना उसने।
उसने ड्राइंग्स रिकॉर्ड करने थे, उसने प्रॉफिट से डिडक्ट कर दिया। ड्राइंग्स तो प्रॉफिट से डिडक्ट नहीं होती, ड्राइंग्स कैपिटल से डिडक्ट होती है। गलती की उसने, गलती की उसने, ठीक है ना। तो गलती को ठीक करने के लिए हम क्या करेंगे, प्रॉफिट को दोबारा बढ़ा देंगे और ड्राइंग से उसको कम कर देंगे। नेट इफेक्ट क्या आएगा, जीरो। ठीक है, इग्नोर। In addition, he put his home telephone bill through business books amounting to 400 plus sales tax at 17.5%. He is registered for sales tax and therefore has charged only the net amount, the net amount to the statement of comprehensive income, मतलब profit or loss. Same scenario, same scenario. 400 उसने नेट रिकॉर्ड किया है, असल में करना चाहिए था ग्रॉस। ठीक है, अब देखे 400 तो उसके पास एक्सपेंस है, 400 एक्सपेंस है। ठीक है, जब 400 हम दोबारा एक्सपेंस में प्रॉफिट में ऐड करेंगे, क्योंकि एक्सपेंस से प्रॉफिट कम किया होगा। ये तो ड्राइंग्स है ना, उसके पर्सनल टेलीफोन बिल्स है, उसने रिकॉर्ड कर दिया एज एन एक्सपेंस। एक्सपेंस से प्रॉफिट कम किया होगा, तो हम इसको क्या करेंगे, 400 को दोबारा ऐड बैक कर देंगे, जिस तरह ऊपर मैंने सिनेरियो समझा दी। और नीचे ड्राइंग्स हम माइनस करेंगे, लेकिन ड्राइंग्स तो 400 से माइनस नहीं होंगे, ड्राइंग्स ग्रॉस से होंगे, ड्राइंग ग्रॉस से होंगे, नेट से नहीं होंगे। क्यों, क्योंकि आपने सेल्स टैक्स भी पे किया है और आपका पर्सनल बिल है, बिजनेस का नहीं है। ये बात समझ में आती है ना। तो अगर आप ग्रॉस अमाउंट निकालना चाहे तो 400 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई 117.5, ये आ रहा है 470। तो जब मैं 400 से बढ़ाऊंगा, 470 से कम करूंगा, तो नेट इफेक्ट क्या आएगा, कि 70 से इसको कम कर लो, नेट इफेक्ट यही आएगा। प्रॉफिट में एक्सपेंसेस नेट अमाउंट पे रिकॉर्ड होते हैं, ग्रॉस वाला मैंने ड्राइंग्स के लिए निकाला है। ये बात समझ आ रही है आपको ना। देखिए, ये जो प्रॉफिट की फिगर है ना, प्रॉफिट की फिगर, तो प्रॉफिट में हमेशा नेट अमाउंट जाता है, प्रॉफिट में हमेशा नेट अमाउंट जाता है। ठीक है ना। लेकिन उसने कहा कि उसके पर्सनल घर के टेलीफोन बिल है, तो जब घर के टेलीफोन बिल है तो उसने सेल्स टैक्स भी बिजनेस से पे किया है, तो ड्राइंग्स उसके लिए नेट नहीं होगा, ड्राइंग्स उसके लिए 470 होगा। ये बात समझ आ रही है ना आप लोगों को। देखिए मैं इस तरह समझाता हूँ, 400 का टेलीफोन बिल है, तो 400 तो एक्सपेंस रिकॉर्ड होनी चाहिए, 70 उसमें सेल्स टैक्स है, तो ग्रॉस अमाउंट क्या बन जाता है, 470। प्रॉफिट के कैलकुलेशन के लिए एक्सपेंस की अमाउंट रिकॉर्ड होती है, प्रॉफिट के कैलकुलेशन के लिए एक्सपेंस की अमाउंट रिकॉर्ड होती है। और एग्जामिनर ने बताया भी कि ही हैज चार्ज ओनली द नेट अमाउंट टू द स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव। उसने प्रॉफिट और लॉस में भी नेट अमाउंट रिकॉर्ड किया है। तो जब नेट अमाउंट उसने रिकॉर्ड किया है प्रॉफिट और लॉस में, तो 400 से प्रॉफिट कम हुआ होगा, तो हम क्या करेंगे, 400 दोबारा एड बैक कर देंगे। लेकिन इसने इस ट्रांजेक्शन के लिए यहां से लेकर यहां तक, इस ट्रांजेक्शन के लिए ड्राइंग्स कितनी की होगी, नेट अमाउंट या ग्रॉस अमाउंट, ग्रॉस अमाउंट। तो जब नेट एक्सपेंस और ग्रॉस को हम आपस में कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, सेटल करेंगे, तो नेट इफेक्ट क्या आएगा, 70 से डिक्रीज। अब आई बात समझ में कि नहीं, अब आई बात समझ में। ऊपर का एडजस्टमेंट पर कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसमें सेल्स टैक्स नहीं है, नीचे वाले में सेल्स टैक्स है। तो प्रॉफिट और लॉस में नेट फिगर होती है, लेकिन ड्राइंग्स उसने ग्रॉस अमाउंट की है। प्रॉफिट और लॉस नेट अमाउंट, और ड्राइंग्स उसने ग्रॉस अमाउंट की है। तो द डिफरेंस को जब हम ऑफसेट करेंगे तो 70 से कैपिटल को कम कर देंगे, और इसकी एडजस्टमेंट के बाद आपके पास फिगर आ जाएगी 38930 ऑप्शन। ओके, अगला सवाल, what is the figure for purchases that should be included in Sanji financial statement? Profit or loss में हम कितने purchases include करेंगे। Sanji does not keep proper accounting records, and it is necessary to calculate her total purchases for this year ended 31st January 2023 from the following information. Trade payable last year की closing इस साल की क्या बन जाएगी, opening balance is 130, 400, closing balance
171, 250, payment to supplier, cash paid, 888, 400, cost of goods taken from inventory by Sanji for his personal use. Goods की ड्राइंग की डबल एंट्री क्या होगी? ड्राइंग्स डेबिट, परचेजेस क्रेडिट, तो इसका पेबल अकाउंट पर कुछ असर नहीं पड़ता। रिफंड रिसीव फ्रॉम सप्लायर, सप्लायर से रिफंड मिला, याद कर ले जरा, शाबाश। सप्लायर से रिफंड क्यों मिलेगा? एक्स्ट्रा पेमेंट करेंगे, एक्स्ट्रा पेमेंट करेंगे तो हमने एक्स्ट्रा अमाउंट से लाइबिलिटी कम की होगी, देखे ना। जब हम सप्लायर से रिफंड क्यों मिलेगा? क्योंकि हमने पेमेंट एक्स्ट्रा की होगी। तो जब अगर हमने एक्स्ट्रा पेमेंट की होगी तो हमने पेबल के अमाउंट से भी ज्यादा अमाउंट से कम किया होगा, तो दोबारा रिफंड की एडजस्टमेंट कहाँ पर होगी? क्रेडिट साइड पर। और डिस्काउंट रिसीव्ड है 11,200। अभी परचेजेस की वैल्यू फाइंड कर दें। नाइन थ्री एट जीरो फाइव जीरो 938050, यही बैलेंस आ रही है सबके पास। अच्छा, अब ये डायरेक्ट आप लोगों ने आंसर सेलेक्ट नहीं करना, क्यों? क्योंकि ऊपर कुछ ड्राइंग्स भी हो चुकी है, ठीक है ना। और ड्राइंग से क्या होती है? परचेजेस कम होती है, क्योंकि आपने डबल एंट्री क्या बताई मुझे? ड्राइंग्स डेबिट, परचेजेस क्रेडिट, तो उसको भी सेटल कर। तो यहाँ से मैं बस डायरेक्टली डिडक्ट कर लूंगा, ठीक है। 1000, तो क्या आ जाएगा? 937, ऑप्शन डबल एंट्री अकाउंटिंग। चले, आसान सवाल है, शाबाश, ये ट्राई कर ले। व्हाट इज द सेल्स फिगर फॉर द ईयर एंडेड 31 जनवरी 20x3? सबसे पहले कॉस्ट ऑफ सेल फाइंड कर ले, उसके बाद फार्मूला लगाकर सेल्स की वैल्यू फाइंड कर दे। शाबाश, जल्दी करें। क्या आंसर आ रहा है? चले जी, एक वोट मिल गया हमें ए ऑप्शन का। ए ऑप्शन। बस आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पर है ना, ओपनिंग इन्वेंट्री को प्लस करना है, क्लोजिंग इन्वेंट्री को माइनस कर देनी है, परचेजेस प्लस करना है और परचेज रिटर्न माइनस करना है। तो यहाँ से आपके साथ कॉस्ट ऑफ सेल का फिगर आ जाएगा। उसके बाद स्टैंडर्ड ग्रास प्रॉफिट
ऑन सेल्स है तो मार्जिन है, डिवाइडेड बाय क्या करना है आप लोगों ने, और मल्टीप्लाई बाय, जबरदस्त, डिवाइड बाय 80 मल्टीप्लाई बाय 100, तो आपके पास डायरेक्टली ऑप्शन ए आ जाएगा। ठीक है, अब हमने क्या फाइंड करनी है, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड अपीयर इन अल्फा ट्रेडिंग अकाउंट फॉर सेल्स। क्या है अकाउंट फॉर सेल्स, अभी हमने फाइंड करनी है सेल्स की वैल्यू। तो सेल्स की वैल्यू कहाँ कहाँ से फाइंड होती है, रिसीवेबल अकाउंट, कैश अकाउंट एंड प्रॉफिट और लॉस से। ठीक है, the following information is relevant to the calculation of the sales figure for Alpha, a sole trader who does not keep proper accounting records. आपको रिसीवेबल गिवन है, कैश रिसीव्ड है, एक्सपेंस पेड आउट है, irrecoverable debts written off, refund to credit customer, discount allowed, cash sale and closing account receivable. अभी आपको याद है स्टार्ट में मैंने आपको बताया था कि जब एग्जामिनर कहते सेल्स तो इसका मतलब टोटल सेल्स, टोटल सेल्स में आपने कैश को भी कंसिडर करना है, आपने क्रेडिट सेल्स को भी कंसिडर करना है। अब देखिए क्रेडिट सेल्स आप निकालेंगे रिसीवेबल के अकाउंट से, और कैश सेल आपको ऑलरेडी गिवन है, इन दोनों को प्लस कर लेंगे तो आपके पास टोटल सेल्स की फिगर आ जाएगी। कर ले ट्राई, शाबाश शाबाश। रिसीवेबल के अकाउंट में गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है, इसके ऊपर ऑलरेडी हम प्रैक्टिस कर चुके हैं। सारे सॉल्व करें इसको, शाबाश। ए, क्यों बाकी उसे नहीं हो रहा, आपको ओपनिंग रिसीवेबल गिवन है 29,100, कैश रिसीट कितना है 381,600, expenses paid out of cash received from credit customer before banking 6,800, इसकी एंट्री क्या होगी, क्या एंट्री होगी भाई। सबसे पहले जब कस्टमर से कैश मिलता है तो हमने रिसीवेबल को कम करना है, तो एंट्री होगी कैश डेबिट रिसीवेबल क्रेडिट, उसके बाद आपने एक्सपेंसेस वाली एंट्री अलग करनी होगी। ठीक है ना, तो इससे रिसीवेबल का अकाउंट कम होता है, इट इज जस्ट लाइक कैश रिसीव 6,800। पहली एंट्री आप करोगे कैश डेबिट रिसीवेबल क्रेडिट, उसके बाद अगर आपने एक्सपेंसेस किए तो एक्सपेंसेस डेबिट की एंट्री आपने अलग करनी होगी, तो इससे भी रिसीवेबल कम होगा। इस पे कंफ्यूज नहीं होना, बस एग्जाम में सिर्फ घुमा फिरा रहा है आप लोगों को, बाकी तरीकेकार वही सेम टू सेम है। फिर बैड डेट से 7,200, फिर रिफंड टू कस्टमर, रिफंड यहाँ पर डेबिट साइड पे आएगा, डिस्काउंट अलाउड 9,400 and the closing balance is 38,600। यहाँ पर एज अ बैलेंसिंग फिगर सेल्स अमाउंट बता दे जरा। बस तू रहने दे, ये होगी क्रेडिट सेल, और इसमें कैश सेल ऐड कर ले 112,900। याद रखना कैश सेल की अकाउंट आप रिसीवेबल में मत कर लेना, ठीक है ना,
मैं सिर्फ टोटल सेल्स को फाइंड करने के लिए इन दोनों को ऐड कर रहा हूं। इसका मतलब है कि कैश सेल को आप जाकर रिसीवर अकाउंट में देख लो। 525 300 ऑप्शन ए। समझ या नो समझ? वही सेम सवाल। चलो अभी ये भी खुद कर ले। शाबाश। व्हाट इज द फॉलोइंग इन द सेल्स फिगर और दे आर कैलकुलेटेड फ्रॉम दीज फिगर्स। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? कॉस्ट ऑफ सेल, उससे क्लोजिंग इन्वेंट्री माइनस होती है और परचेजेस प्लस होते हैं। तो इससे कॉस्ट ऑफ सेल की फिगर आएगी 84,000 एंड स्टैंडर्ड ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज ऑन सेल्स। तो जब सेल्स के ऊपर है तो डिवाइड बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 100। क्या ऑप्शन आ रहा है? 140,000। Based on this information, which of the following is the amount of inventory destroyed? क्या तरीकेकार होगा? फाइंड कर लो। शाबाश, करते रहो अब खुद। दो कॉस्ट ऑफ सेल, एक ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री और दूसरा मार्कअप और मार्जिन के फार्मूले से। आप लोग भी करें, मैं भी करता हूँ। शाबाश। अब ये वाला, व्हाट इज द ट्रेडर सेल्स फिगर फॉर द ईयर? फिर वही सेम सवाल बार बार आ रहा है, बार बार आ रहा है, सेम तरीके का। ओपनिंग इन्वेंट्री माइनस क्लोजिंग प्लस परचेजेस। अब मिल गया कॉन्सेप्ट ना? इनकम्प्लीट रिकॉर्ड को आपने किस तरह टैकल करना है। ग्रॉस प्रॉफिट ऑन सेल्स है तो 630,000 डिवाइडेड बाय 70। ये वाला किसी से गलत होगा? अच्छा, वैसे ये वर्ड क्या लिखा है ये वाला? जान तो ये किसे कहते हैं? आपको देने के लिए जब दी जाती है, ठीक है ना? हाँ। चले शाबाश, जल्दी करें। शाबाश। फॉर्मूला क्या है यार? F1 में भी पढ़ चुके हो, F2 में भी पढ़ चुके हो। चलो जल्दी करो। शाबाश। इसमें आएगा ओपनिंग कैपिटल विच इज 210,000 माइनस ड्राइंग 48,000 प्लस कैपिटल इंट्रोड्यूस 1 लाख प्लस प्रॉफिट इज